पिछले स्पॉइलर में उल्लेख किया गया था कि लो फेंग ने हांग को भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। भोज के दौरान क्यानवू ब्रह्मांड देश के 3 उच्च पदस्थ मंत्रियों द्वारा लो फेंग के प्रति दिखाई गई अत्यधिक सम्मानजनक मुद्रा ने उसकी स्थिति को और ऊंचा कर दिया। यह देखकर मार्क्विस यिन शुए स्वाभाविक रूप से इस अवसर को हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। अपने परिवार की युवा पीढ़ी के लिए इन मंत्रियों से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने भी लो फेंग से निकटता बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। यह वही स्थिति थी जिसकी लो फेंग को उम्मीद थी। यदि मार्क्विस यिन शुए को लो फेंग से कोई अनुरोध करना होता तो लो फेंग को हांग और जी छिंग के मामले को हल करने में अधिक आत्मविश्वास मिलता। जब मार्क्विस यिन शुए लो फेंग से गर्मजोशी से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान लो फेंग की व्यवस्था के अनुसार हांग ने भोज कक्ष में प्रवेश करने के लिए सही क्षण का लाभ उठाया। लो फेंग ने बातचीत को सहजता से इस दिशा में मोड़ दिया कि मार्क्विस यिन शुए को लो फेंग और हांग के बीच संबंध का एहसास हो सके। यह लो फेंग के लिए हांग और जी छिंग के मुद्दे को उठाने का अवसर था। हालांकि शुरुआत में जी छिंग के परिवार ने उसके और हांग के रिश्ते पर अधिक ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि कोई विरोध भी नहीं किया था। असली बाधा जो दोनों को एक साथ आने से रोक रही थी, वह वास्तव में राजा ब्रह्म आत्मा द्वारा निर्धारित शिष्य चयन की शर्त थी। राजा ब्रह्म आत्मा का शिष्य बनने के लिए सभी भावनात्मक संबंधों को तोड़ना आवश्यक था। इस शर्त ने जी परिवार को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। किसी भी परिवार के लिए एक सच्चा शक्तिशाली योद्धा एक अमूल्य संपत्ति होता है जो अक्सर पूरे वंश की जीवन रेखा बन सकता है। जैसे पृथ्वी को ही लें, यदि लो फेंग का संरक्षण न होता तो यह निस्संदेह बाहरी शक्तियों द्वारा निशाना बना ली जाती। दूसरे शब्दों में, लो फेंग का अस्तित्व अब केवल व्यक्तिगत मामला नहीं था, यह सीधे सभी पृथ्वीवासियों के भाग्य को प्रभावित करता था। इसलिए जब किसी योद्धा को किसी शक्तिशाली व्यक्ति का शिष्य बनने का अवसर मिलता है तो वे आमतौर पर इसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अवश्य अपनाते हैं, जैसे हांग ने किया। आखिरकार केवल लो फेंग पर पूरी तरह निर्भर रहना बहुत बड़ा जोखिम होता और उस पर असहनीय भार पड़ता। यदि हांग सौभाग्य से विशाल कुल्हाड़ी दोजो का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कोर सदस्य न बना होता तो किसी अन्य संकट में पृथ्वी का भाग्य संभवतः अकल्पनीय रूप से भयावह हो सकता था। इसलिए जब किसी परिवार में कोई सुपरजीनियस जन्म लेता है जिसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का शिष्य बनने का अवसर मिलता है, तो वे आमतौर पर इस गुरु शिष्य संबंध को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यही असली कारण था कि जी परिवार हांग और जी छिंग के रिश्ते का कड़ा विरोध कर रहा था। हालांकि इन जटिल राजनीतिक चालबाजियों से दर्शकों को लग सकता है कि कहानी की गति धीमी हो रही है या यह उबाऊ लगने लगे। यह भी एक कारण हो सकता है कि निर्माण दल ने कथानक को संशोधित करने का निर्णय लिया। उन्होंने लो फेंग की डोमेन मास्टर स्तर की प्रगति को राजनीतिक साजिश के बजाय एक जगह जासूस की जांच में बदल दिया और साथ ही जी परिवार के हस्तक्षेप को भी हटा दिया, जिससे हांग को बिना किसी बाधा के जी छिंग और लो फेंग से मिलने की अनुमति मिल गई। इस बदलाव के कारण जो कहानी 2 से 3 एपिसोड में दिखाई जानी थी, उसे अब आधे से भी कम एपिसोड में समेटा जा सकता है, जिससे राजा ब्रह्म आत्मा द्वारा हांग की परीक्षा को सीधे दिखाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे स्पॉइलर एनीमे की प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखें, मैंने इस सप्ताह एक अतिरिक्त स्पॉइलर वीडियो जारी करने का निर्णय लिया है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि निर्माण दल कथानक को उचित रूप से छोटा करके इसकी गति को तेज करे? अपनी राय कमेंट में साझा करें। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। जब मार्क्विस यिन शुए को लो फेंग और हांग के संबंध का एहसास हुआ तो उन्होंने अंततः अपना रुख थोड़ा नरम किया और कहा कि यदि वे राजा ब्रह्म आत्मा को इस रिश्ते में हस्तक्षेप न करने के लिए मना सकते हैं तो वे भी इसका विरोध नहीं करेंगे। अब पूरी घटनाओं की श्रृंखला स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन हांग अपने संकल्प में अडिग रहा और निडर होकर लो फेंग से अनुरोध किया कि वह राजा ब्रह्म आत्मा से मिलने में उसकी सहायता करे। एक शब्दबद्ध भाई के लिए ऐसा जोखिम लेना कौन सी बड़ी बात थी? हालांकि राजा ब्रह्म आत्मा जैसे स्तर के अस्तित्व से एक साधारण ब्रह्मांड स्तर के योद्धा के लिए सीधे मिलने का अनुरोध करना आसान नहीं था। आखिरकार उनके अधीन 80 से अधिक अमर सेवक थे, जिनमें सबसे कमजोर भी मार्क्विस अमर स्तर का था और उनके 2 अधीनस्थ राजा अमर भी थे। यहाँ तक कि राजा झेन यान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उन्हें झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चूंकि राजा ब्रह्म आत्मा विशाल कुल्हाड़ी दोजो से संबंधित थी, यदि कोई विवाद होता तो उन्हें राजा झेन यान को कोई विशेष सम्मान देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लो फेंग को एक कदम पीछे हटकर मार्क्विस यिन शुए से सहायता मांगनी पड़ी और पहले एक ईमेल भेजने का अनुरोध किया ताकि राजा ब्रह्म आत्मा से मिलने के अपने इरादे को स्पष्ट किया जा सके। सौभाग्य से राजा मायावी आत्मा ने इनकार नहीं किया। उन्होंने आभासी ब्रह्मांड में मिलने के लिए सहमति दे दी। जब उन्होंने देखा कि हांग अपने जीवन को जोखिम में डालने को तैयार था और प्रेम के प्रति इतना समर्पित था, तो अंततः उन्होंने उसे जीवन मरण का एक दांव खेलने का अवसर दिया। यदि वह जीत जाता तो वह बिना किसी शर्त के जी छिंग के साथ रह सकता था, लेकिन यदि वह हार जाता तो उसके पास मृत्यु के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता।
आप सोच रहे होंगे, क्या यह नहीं कहा गया था कि आभासी ब्रह्मांड में कोई वास्तव में मर नहीं सकता? आखिरकार जब कोई वहां मरता है तो उसकी चेतना तुरंत वास्तविक जीवन में लौट आती है और वह बिना किसी वास्तविक खतरे के फिर से लॉग इन कर सकता है। लेकिन इस बार मामला अलग था। यदि हांग चुनौती में असफल होता तो उसे वास्तविक जीवन में मौत का सामना करना पड़ता। लेकिन हांग ने कोई भय नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने शांत भाव से कहा कि यदि वह असफल हुआ तो वह स्वयं अपने जीवन का अंत कर देगा। राजा मायावी आत्मा द्वारा दी गई 2 चुनौतियों में से हांग ने अंतःस्तरों में विभाजित एक मायावी संसार में प्रवेश करने का विकल्प चुना। हर कदम घातक खतरों से भरा हुआ था और वह मुश्किल से हर चुनौती से बच पाया। एक चमत्कारी संघर्ष के साथ उसने एक के बाद एक भ्रम को तोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जो कोई भी इसे देख रहा था उसे लग रहा था कि वह अपनी अंतिम शक्ति तक झोंक कर ही आगे बढ़ पा रहा है। लो फेंग सांस रोके खड़ा था। उसके हृदय में तनाव बना हुआ था कि कहीं हांग असफल न हो जाए। आखिरकार पहले कभी किसी ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा ने एक मार्क्विस अमर द्वारा निर्मित मायाजाल को नहीं तोड़ा था। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। लेकिन वास्तव में हांग का यह संघर्ष केवल एक दिखावा था। राजा मायावी आत्मा के भ्रम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसने जानबूझकर कठिनाइयों का नाटक किया ताकि राजा मायावी आत्मा यह मान ले कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस तरह वह इस बात को सुनिश्चित कर सकता था कि वे कोई संदेह न करें या गुप्त रूप से चुनौती को और कठिन न बना दें। यहाँ तक कि परीक्षा पार करने के बाद भी हांग ने अपना नाटक जारी रखा। भ्रम की शक्ति की प्रशंसा करते हुए यह दिखाया कि वह कितनी कठिनाई से इसे पार कर पाया। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि उसने सहजता से भ्रम को तोड़ दिया होता तो राजा मायावी आत्मा को अपमानित महसूस होता और वे अपने गौरव के कारण अगली चुनौती को गुप्त रूप से और अधिक कठिन बना देते ताकि वह असफल हो जाए। भले ही लो फेंग का आभासी ब्रह्मांड कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान था, फिर भी वह राजा अमर के स्तर से बहुत नीचे था। इसके अलावा केवल एक क्षेत्र प्रभु स्तर के रूप में वह राजा मायावी आत्मा की किसी भी धोखाधड़ी को पकड़ने में असमर्थ होता। हांग का यह शांत और सोचा समझा दृष्टिकोण उसकी अद्भुत इच्छा शक्ति की ताकत को दर्शाता था। आत्मा आक्रमण और भ्रम आक्रमण दोनों ही आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करते हैं, फिर भी उनका स्वभाव एकदम अलग होता है। एक आत्मा आक्रमण सीधे आत्मा पर प्रहार करता है, जैसे कि वह अग्नि में जल रही हो, धीरे धीरे इसे नष्ट करता है जब तक कि कुछ भी शेष न रह जाए। आत्मा के नष्ट होने का अर्थ संपूर्ण विनाश होता है, जहां से लौटने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन भ्रम आक्रमण इच्छा शक्ति की परीक्षा होते हैं। यह चुपचाप मस्तिष्क को जकड़ लेता है, धीरे धीरे जागरूकता को धुंधला कर देता है जब तक कि पीड़ित अपनी पहचान न खो दे और अस्तित्व से लुप्त न हो जाए। इससे भी अधिक भयानक भ्रम मस्तिष्क में एक अनंत मृत्यु चक्र बना सकते हैं, जिसमें पीड़ित को बार बार वही कार्य दोहराने के लिए मजबूर किया जाता है, 10,000 वर्षों तक या यहाँ तक कि 1 अरब वर्षों तक। भले ही वे महसूस करें कि वे भ्रम में फंस चुके हैं, फिर भी वे इससे बाहर निकलने में असमर्थ रहते हैं। अनंत चक्र में फंसे हुए धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। एक बार जब उनकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से बिखर जाती है और उनकी चेतना समाप्त हो जाती है तो उनकी आध्यात्मिक समुद्र लुप्त हो जाती है और उनकी आत्मा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। लेकिन हांग अलग था। वह पृथ्वी की महान प्रलय से बचा था, जहां जीवन और मृत्यु पहले से ही उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी बेटी की अपनी एक अलग दुनिया थी और एक दिन समय के प्रवाह में वह भी खो जाएगी। फिर भी हांग ने इन अपरिहार्य बिछड़ों को सहजता से स्वीकार कर लिया। प्राचीन चीनी दर्शन में आत्मा और मन को साधने की कला में निपुण होने के कारण हांग जीवन और मृत्यु की अनगिनत परीक्षाओं से गुजरा था। वर्षों के कठोर परीक्षणों से उसकी इच्छा शक्ति इस्पात की तरह अटूट बन चुकी थी, जिसे कोई बाहरी शक्ति डगमगा नहीं सकती थी। उसका साधना पथ भी वैसा ही था। वह कभी खुद की तुलना दूसरों से नहीं करता था, वह केवल अपने हर कदम पर ध्यान केंद्रित करता था। उसके लिए अस्थायी असफलताएं हार के समान नहीं थीं। जब तक उसका हृदय अडिग रहता, जब तक वह निरंतर आगे बढ़ता, एक दिन वह शिखर तक पहुंचकर समस्त प्राणियों को अपने नीचे देखता। इसी अटूट संकल्प ने उसे एक एक करके ऊंचाइयां छूने दी, यहाँ तक कि वह एक सच्चा देवता बना और अंततः एक शून्य सच्चा देवता भी। जब वह दिन आएगा जब विशाल कुल्हाड़ी दोजो में होंग का दर्जा इतनी ऊंचाई पर होगा कि राजा मृगतृष्णा आत्मा का अस्तित्व उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा, तब वह क्या सोचेगी? क्या आपको यह जानने की जिज्ञासा है कि राजा मृगतृष्णा आत्मा अपने शिष्यों को प्रेम संबंधों में पड़ने से क्यों रोकती है? उपन्यास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह संकेत दिया गया है कि यह उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। दरअसल राजा मृगतृष्णा आत्मा स्वयं एक प्रेम संबंध में रह चुकी थी, लेकिन उसका साथी होंग की तरह प्रेम में अडिग नहीं था। हालांकि होंग ने चुनौती पूरी कर ली, फिर भी वह अपने बनाए नियमों में कोई अपवाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि भविष्य में उसके शिष्य भी इसका अनुसरण करेंगे। इसलिए उसने जी छिंग को एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा और अंततः उसे स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी, अर्थात प्रेम को त्यागने का।
संकेतों के आधार पर यह पुस्तक संभवतः एक गुप्त तकनीक थी जिसे केवल वही साधना कर सकते थे जिनका हृदय विकर्षणों से मुक्त और भावनात्मक संबंधों से अछूता हो। अपने परिवार के भविष्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच चयन करते हुए जी छिंग ने अंतः प्रेम का बलिदान कर दिया। क्या आप उसके निर्णय से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें। हालांकि होंग जी छिंग के निर्णय से भ्रमित, क्रोधित और निराश था, फिर भी उसने इस विषय पर अधिक जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने वास्तविकता को स्वीकार किया, आभासी ब्रह्मांड को छोड़ दिया और वास्तविक संसार में लौट आया। जी छिंग के इनकार के बावजूद चुनौती के दौरान होंग के असाधारण प्रदर्शन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसकी उपलब्धियों ने विशाल कुल्हाड़ी दोजो के कुछ पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने औपचारिक रूप से उसे अपने प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह उसे एक मुख्य सदस्य बनने के एक कदम और करीब ले आया। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता है और यह केवल उन प्रतिभाशाली योद्धाओं को मिलता है जो शक्तिशाली गुटों में जन्म लेते हैं और असाधारण क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार मो लुओ ने कभी आभासी ब्रह्मांड कंपनी के प्रशिक्षण शिविर से उठकर प्रारंभिक शून्य क्षेत्र में स्थान पाया था, वैसे ही अब होंग को एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य से मो लुओ ने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया जिसने अंततः उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। इसके विपरीत होंग ने अपने दुर्भाग्य को आशीर्वाद में बदल दिया और इस अवसर का उपयोग एक और भी महान मंच पर कदम रखने के लिए किया। इसी के साथ होंग की कहानी अस्थायी रूप से समाप्त हुई और लुओ फेंग ने अंततः आभासी ब्रह्मांड कंपनी की शाखा के प्रशासनिक गृह को छोड़ दिया, पृथ्वी लौटने की तैयारी करते हुए। यह वापसी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी साधना यात्रा शुरू करने के बाद लगभग 200 वर्षों तक अपना घर नहीं देखा था। इसी समय लुओ फेंग एक नए संकट का सामना कर रहा था। उसकी चौंकाने वाली प्रगति दीर्घ क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी, एक ऐसा खतरा जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी गुट स्वीकार नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप उसे अब 9वें क्रम के हत्या लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया था। जैसे ही उन्होंने लुओ फेंग की गतिविधियों की पुष्टि की और उसकी पृथ्वी वापसी की भविष्यवाणी की, एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान चुपचाप मिल्की वे के निकट आ पहुंचा। लुओ फेंग इस अचानक हुए हत्या प्रयास का कैसे सामना करेगा और पृथ्वी पर स्थित भयावह दीर्घ छत्ते में कौन से नए घटनाक्रम सामने आएंगे? अगले स्पॉइलर में बने रहें, जहां मैं और भी रोमांचक विवरण प्रकट करूंगा। यहां तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।